हम अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अशोक के शासनकाल के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में देखते हैं। तो अशोक महान, अशोक महान। अशोक के शासनकाल के दौरान, अशोक के शासनकाल के दौरान, अशोक के शासनकाल के दौरान अशोक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर व खोतान पर विजय प्राप्त की। कश्मीर व खोतान पर विजय प्राप्त की और उसे मौर्य साम्राज्य में मिला दिया, दूसरा, अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की तो कश्मीर के क्षेत्र उसके अधीन हो गए और खोतान के क्षेत्र उसके अधीन हो गए। अब देखिए, एक बात आती है कि कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है उसकी स्थापना भी अशोक ने की थी। तब श्रीनगर की स्थापना विस्तृता यानी झेलम नदी के किनारे, विस्तृता कौन सी नदी है? झेलम नदी के किनारे नदी के किनारे की। और नेपाल में एक नगर है उसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था। उस नगर का नाम है ललित पाटन। और नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना करवाई। अब ये स्थापना हुई, वो जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वो जानकारी मिलती है कलण के राजतरंगिणी ग्रंथ से। कलण के राजतरंगिणी ग्रंथ से। फिर
ये बात कब हुई है? अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में। अब अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया। अब देखिए, कलिंग उड़ीसा में, यानी कि वर्तमान उड़ीसा है, वो क्षेत्र पहले कलिंग कहलाता था। ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के बीच में स्थित क्षेत्र है, वो कलिंग कहलाता था। कलिंग पर आक्रमण कर दिया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया, उस वक्त कलिंग का राजा कौन था? तो ये जानकारी हमें मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। उस वक्त, उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग का शासक या कलिंग का राजा नंदराज था। अब नंदराज शासक था, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। नंदराज था, इसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है। अब ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर स्थित है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर स्थित है? तो ये अभिलेख उड़ीसा की जो राजधानी है वर्तमान भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ा दूर उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, या उदयगिरी की पहाड़ियों को काटकर ही क्या बनाया गया था वहां पर? हाथी गुम्फा अभिलेख। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस कलिंग पर आक्रमण करने का कारण क्या था, या फिर क्यों आक्रमण किया, तो वहां पर क्या हुआ था? यानी कि जो अशोक ने अटैक किया तो वहां उनको कितना नुकसान हुआ था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि ये आक्रमण अशोक के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाया था, और उस वक्त ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है वो कलिंग कहलाता था, और ये कलिंग हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। फिर ये समुद्र से जुड़ा हुआ, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, तो विदेशी व्यापार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण था। तीसरा, अपने जो स्थानीय व्यापार है या व्यवसाय है
उसको बढ़ावा देने के लिए अशोक ने ये कार्य किया था। तो देखिए, अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। देखिए, कहीं ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ, तो 8वें। तो राज्याभिषेक 8 वर्ष हुआ, 261 में हुआ। 273 में से 8 कम करके नहीं लिए, 265 नहीं है, 261 ही आक्रमण किया था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए और बंदी भी बनाया गया था। 5 लाख लोगों को लोग घायल हुए, एवं बंदी भी बनाए गए। अब इतने ज्यादा लोग मारे गए थे, इतने लोग घायल हो गए थे, इससे अशोक का हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। इस भीषण नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अब अशोक ने धम घोष की जगह भेरी घोष की जगह धम घोष अपना लिया। अब अशोक ने भेरी घोष की जगह, भेरी घोष का मतलब है युद्ध नीति। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपनाने की घोषणा की। अपनाने की घोषणा की। अब क्या होता है कि अशोक इस क्षेत्र पर अधिकार तो कर लेता है। इसकी राजधानी किसको रखते हैं? तौसली को। कलिंग की राजधानी तौसली थी। अब इस पर आक्रमण क्यों किया, इसको लेकर हम देखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, ये जो कारण है वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 तो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और एक बड़े सम्राट को सेना में हाथी चाहिए होते हैं, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। सेकंड ये हो जाएगा कि विदेशी व्यापार
बढ़ाने के लिए समुद्र के पास का इलाका चाहिए था, तो विदेशी व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए थर्ड हम कह सकते हैं कि स्थानीय व्यापार, देश के अंदर ही व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्य किया था। और स्थानीय व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ हम कह सकते हैं एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए ये कार्य उसने किया था। तो स्थानीय व्यापार एवं अखंड भारत के निर्माण के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए अशोक ने यह कार्य किया था। इस प्रकार अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष तक की कहानी हमने देख ली। अब अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 20वें वर्ष, 25वें वर्ष की जो कुछ बातें हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे।